स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं रिवीजन क्लास जो कि आपको जो पीछे का डाउट है, जो प्रीवियस चैप्टर्स के डाउट हैं, उसको लेकर के आया हूं। जो मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कहना है कि सर एक बार आप डायमेंशन पे मतलब बीमा पर आप एक वीडियो बनाइए जिससे कि हम उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बीमा को नहीं जानते हैं, बेसिक से उनको बीमा और डायमेंशन निकालना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें और देखने के बाद जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसको आप याद करें, और याद करने के बाद आप उस क्वेश्चंस पे अप्लाई करें। देन यू कैन ऑल्सो गेट द फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। अपना जो कॉन्सेप्ट है डायमेंशन कैसे पता करते हैं, बीमा कैसे निकालते हैं, उसको मैं बताता हूँ। तो डायमेंशन को निकालने के लिए आपको कम से कम 7 क्वांटिटी मतलब 5 मान लो, 5 बस 5 आपको याद करने होंगे, 5 क्वांटिटी। ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं मूल राशियां, वो 7 प्रकार की होती हैं। उस 7 प्रकार में केवल आप 5 फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन याद कर लो। उसके बाद जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी आएंगी उन सभी डिराइव्ड क्वांटिटी की का डायमेंशन आप बहुत ही इजीली निकाल पाओगे। ये 5 आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आपको कौन कौन से 5 या 7 आपको करने होंगे, जैसे कि आपको पता होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल राशियां, ठीक है भाई। दोनों मीडियम के जो बच्चे होंगे उसको इजीली पढ़ सकते हैं। ये हम थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी दोनों यूज कर दे रहा हूँ। मूल राशियाँ, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। ऐसे तो ये 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर डायमेंशन में यूज होने वाली होती हैं वो केवल और केवल 5 हैं। तो हम उन 5 को बताते हैं। अब 7 को लिख लेंगे, 5 को याद करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है भाई, पहला हमारा है द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है। अभी इसका यूनिट भी सबको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन अभी हम बात डायमेंशन की कर रहे हैं, तो केवल और केवल डायमेंशन। यहाँ पर हम डायमेंशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बीमा, ठीक है, ये याद करेंगे। डायमेंशन और हिंदी में क्या बोलेंगे, बीमा बोलेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान का बीमा आपको याद करना पड़ेगा। इसको हम लिखते हैं एम से। क्या लिखते हैं, एम से, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी जो फंडामेंटल है वो है लेंथ। लेंथ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और इसको हम विड्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ को हम क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे, चौड़ाई बोलेंगे। मतलब ये लेंथ भले ही आया है, लेकिन इसके जगह पे आप चौड़ाई हो, दूरी हो, सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो आपको उसमें डायमेंशन क्या बनाना है, एल लिखना है, ठीक है। चाहे आपकी दूरी आ जाए, लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, ऊंचाई आ जाए, एनी काइंड्स ऑफ लेंथ यू कैन ओनली यूज कैपिटल एल, एल, ओके। चलिए, तो 3rd नंबर पे हम बात करते हैं टाइम। समझ रहे भाई, समय जिसे कहते हैं, समय। समय, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे तो ये 7 क्वांटिटी हैं जो कि डजंट डिपेंड ऑन एनीवन, इसीलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है। लेकिन फिर भी अब टाइम तो पता है भाई, टाइम किसी का, टाइम कुछ भी हो, टाइम बदलेगा जरूर, ठीक है। तुम्हारा भी टाइम बदलेगा, बस तुम पढ़ते जाओ, टाइम बदलेगा जरूर, ठीक है। तो टेंशन ना लो, टाइम बदलने वाला है, बस आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ते जाओ, टेंशन ना लो, ठीक है। ऐसे तो टेंशन के क्वेश्चन सब निकालते ही हैं फिजिक्स में, फिर तुम्हें क्यों टेंशन लेना है। आ जाओ, चौथा, मज़े से पढ़ो भाई, मज़े से, ठीक है। टाइम के बाद हम ले लेते हैं टेम्परेचर ले लो या करंट ले लेते हैं पहले, ठीक है। करंट, करंट जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, धारा। क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे, धारा। धारा को हम किससे लिखेंगे, किसी किसी बुक में ए लिखा हुआ है तो आप ए लिखना, किसी किसी बुक में आई लिखा हुआ है तो आई भी आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर कहीं पर ए लिखा होगा आप समझना धारा मतलब एम्पियर मतलब करंट की बात हो रही है। आई भी लिखा होगा वो समझना करंट की बात हो रही है। तो लिखने का अलग अलग वे है, हम ए लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, जो होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5वां भाई टेम्परेचर। बस इतना याद कर लो, आप इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा।
टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ताप कहते हैं, ताप। तो ताप को आप तो आप थीटा कर लो या कर लो के, जिसे केल्विन भी कहते हैं ना, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है, जिसे हम थीटा भी लिखते हैं। तो डायमेंशन में आप थीटा या के लिख सकते हो, लिखने का वे यही होना चाहिए। तो आप इन 7 मतलब 7 में से 5 अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट का, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब आणविक मात्रा, और एक और कर सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, जिसका यूनिट होता है कैंडिला, उसका भी डायमेंशन आप CD कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आपको यूज नहीं मिलेगा, ज़्यादातर यूज में ये 5 क्वांटिटी आएंगी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज में लेना है, और आपको पूछा भी जाएगा तो मे बी यही 5 के 5 क्वांटिटी आएंगी। ठीक है, तो इन 5 क्वांटिटी को आप अच्छे से एक बार मतलब याद कर लें। बिना याद किए कुछ होगा नहीं भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो याद तो करनी पड़ेंगी आपको, तो याद तो करना ही है। ठीक, अब जैसे ही आप ये 5 निकाल लोगे, 5 का याद कर लोगे, उसके बाद आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हो। फिर आपके मन में बात आएगा कि सर ये डायमेंशन हम निकालते क्यों हैं, आखिर में डायमेंशन से फ़ायदा क्या है। तो रियल में हुआ क्या, जैसे आप अपने बाबा का नाम, दादा का नाम लिखते हैं ना, तो उससे पता है अपने खानदान के बारे में मालूम चलता है कि आपके खानदान कितनी बड़ी थी और क्या क्या कौन कौन से लोग थे, कितने बड़ी बड़ी हस्तियां थी आपके खानदान को बनाने में। आपके खानदान मतलब आपका जो नाम हुआ है उसके पीछे कितने लोग जुड़े हैं वो बताता है आपका खानदान के बारे में। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि हमारे दादा के पास घोड़ा था, हमारे दादा के पास हाथी था, हाथी है, घोड़ा है ना, ये सब चीज़ आप बताते थे तो आपका फेस वैल्यू बढ़ता था। मतलब दादा को बताने के बाद आपका भी समाज में कुछ नाम आ जाता है। उसी प्रकार जैसे जो डिराइव्ड क्वांटिटी आएंगी, मतलब व्युत्पन्न राशियाँ, कौन सी राशियाँ, व्युत्पन्न, मतलब क्या, जो कि इस फंडामेंटल से मिल करके बनी हुई हैं, मतलब इनके लड़के हैं। समझ रहे हैं आप, देखो ये फिजिक्स में बिल्कुल हम किससे बात कर रहे हैं, फिजिकल होकर के बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके लाइफ में होता है। तो लाइफ में क्या होता है कि आप जैसे आधार कार्ड बनवाते हैं, तो उसी प्रकार का ये डायमेंशन है। डायमेंशन भी हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी का आधार कार्ड होता है, जो यह बताता है कि उसको बनाने में ये फंडामेंटल के कौन कौन से हिस्से और कितने कितने पावर यूज हुए हैं। तो यही बात होती है डायमेंशन को बताने में। ठीक है, तो मतलब डायमेंशन के हेल्प से आप ये बता सकते हो कि वो उस क्वांटिटी में बनाने के लिए इन सब का कौन कौन सी क्वांटिटी मिली है और इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आप कैसे आप पता करोगे, तो शुरू कर लेते हैं। कैसे करोगे, मान लो भाई आया हमारे पास लेंथ, जैसे लेंथ का तो हम पढ़ लिए। अब लेंथ में सबसे पहले हम बात करेंगे, लेंथ को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। एनी काइंड्स ऑफ लेंथ यू हैव टू राइट द डायमेंशन ऑफ एनी काइंड्स ऑफ लेंथ कैपिटल L। तो मान लो तुम्हारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है ना, बोलो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे भाई, बोलो बीमा। क्या बोलेंगे, बीमा, सॉरी विस्थापन बोलेंगे। बीमा तो डायमेंशन को कहते हैं, तो हम इसको हम विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन की बीमा आपको लिखना है, तो क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो दूरी की बात हो रही है ना, तो जब दूरी की बात हो रही है तो है तो दूरी डिस्टेंस ही, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन मतलब बीमा। क्या होगा भाई, डायमेंशन, डायमेंशन जिसको हम बीमा बोलेंगे, और बीमा हो जाएगा L। सही है, L। तो ये पहला हो गया डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट L। चलो ये तो हो गया। अभी ये फंडामेंटल में आ सकता है, आपको डायरेक्ट निकाल लिए। जैसे आपको आगे बढ़ता हूं, अब आता है स्पीड। मान लो आपको स्पीड निकालना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें वो फंडामेंटल का यूज हो। आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए डायमेंशन निकालते समय जिसमें फंडामेंटल का यूज हुआ हो, आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, स्पीड की बात करेंगे। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, चाल। चाल समझ रहे हो ना, चाल, ये चाल है। चाल को क्या बोलेंगे, स्पीड को क्या होगा उसका फॉर्मूला, चाल इसका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, फंडामेंटल वाला। अगर आप चाल की बात करेंगे
तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से भी निकाल सकते थे E=mc² से। देखो ये चाल है c² E/m। तो आप तो कहोगे सर ये भी तो चाल का ही फॉर्मूला आपने निकाला c=√E/m, लेकिन क्या यू कैन गेट डायमेंशन इजीली ऑफ स्पीड? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चाल का ऐसा फॉर्मूला है जिसका खुद डायमेंशन नहीं जानते। ई का डायमेंशन सर व्हाट इज ई, व्हाट इज एनर्जी? चलो मास तो जानते हैं सर, मास का m हो जाएगा, लेकिन सर ई का क्या होगा? ई इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको वही फॉर्मूला लिखना है जो सूटेबल हो, जिसका डायमेंशन आप जानते हो। सपोज दैट एक टाइम के लिए आप सी का डायमेंशन भूल गए, लेकिन अगर आपको ई का याद है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन जब बेसिक से बात करेंगे तो आपको वही फॉर्मूला लिखना होगा जो जिसमें फंडामेंटल का यूज हो। ज़्यादातर केस में यही करना है आपको। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का भी पढ़े थे, एनी काइंड्स ऑफ लेंथ, और डिस्टेंस का डायमेंशन l होगा और टाइम का t होगा। ठीक, अब फिर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का। तो क्या हो जाएगा l t, और ये t जब नीचे है ऊपर जाएगा, तुम बेसिक से बता रहे हैं भाई, ठीक है। देखो ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t के पावर -1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LT इनवर्स। तो इस तरीके से भी आपको बुक में लिखा मिलेगा। अलग तरीके से जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें मेनली 3 क्वांटिटी का यूज होता है, मास, लेंथ और टाइम का। तो अगर मास यूज करोगे तो बताओ क्या इस चाल मतलब स्पीड को बनाने में मास का थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन है क्या? क्या इसमें मास को कुछ हेल्प किया है चाल को बनाने में? बिल्कुल नहीं किया है ना। तो मास इसमें नहीं है, और जिसमें मास नहीं है इसका मतलब उसका पावर क्या है? 0 है। तो जब मास इसमें नहीं है तो मास का पावर 0। लेकिन बाकी सब जो क्वांटिटी, जो 2 क्वांटिटी यूज हुई है जो कि फंडामेंटल है, उनका पावर आपको साफ दिख रहा है कि सर लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर -1 है। अब -1 और +1 का मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी जो मिली है वो क्या उससे चाल या स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर बात करें टाइम का, आप टाइम ज़्यादा लोगे इसका मतलब आपका स्पीड क्या है? डिक्रीज हो गई। अगर आप लेंथ का पावर 1 है, अगर मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इसका मतलब आपका स्पीड क्या है? बढ़ रहा है। तो ये डायमेंशन केवल एक चीज़ के बारे में नहीं बताता, ये आपको बता सकता है कि टाइम ज़्यादा लोगे इसका मतलब आपका स्पीड कम है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हो इसका मतलब आपका स्पीड तेज है। मतलब देखो आपके पूरा मतलब बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, पूरा बारे में बता रहा है कौन? डायमेंशन, कि आपको मास से मिलके बना है, लेंथ से मिलके बना है, टाइम से मिलके बना है, टेम्परेचर से मिलके बना है। वो सारी चीज़ें कौन बता रहा है? डायमेंशन। तो ये रहा डायमेंशन पे अभी छोटा सा एग्जाम्पल। अब आप लोग मान लो कोई फॉर्मूला बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो किसका डायमेंशन निकाला जाए। तो डायमेंशन कोई क्वांटिटी बताओ जैसे निकाला जाए। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। जैसे आपको अभी स्पीड का डायमेंशन बताया कि m का पावर 0, यानी कि स्पीड जो है हमारा जी मास पे डिपेंड नहीं करता। हाँ। और ऊपर जो अगर फॉर्मूला लिखे हाँ उसमें आप लिखिए कि c =E/m। यस, वहाँ पे मास का एग्जैक्ट ऐसे बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मास बढ़ने से डेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। डेंसिटी इज कांस्टेंट नंबर, दैट टाइप ऑफ सी इज कांस्टेंट नंबर। इफ योर मास इंक्रीज देन एनर्जी आल्सो इंक्रीज। सो C, it means speed doesn't depend on mass nor depend on E. C is constant number. You only observe the formula and say that is proportionality of quantity. It is not fair. ये सही नहीं है। आप केवल फॉर्मूला देख करके आप ये नहीं कह सकते कि सर इस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज दैट आगे R इज इक्वल टू V/I, ये फॉर्मूला आया, इसका मतलब कि सर पोटेंशियल बढ़ेगा तो R बढ़ेगा? नहीं, बिकॉज ओम्स लॉ इज सेइंग दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जैसे ही V बढ़ेगा I बढ़ जाएगा और इनका रेशियो कांस्टेंट आ जाएगा। तो सो यू कांट से दैट C डिपेंड ऑन मास। C नेवर डिपेंड ऑन मास। तो डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ठीक है भाई। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, और आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा है कि त्वरण, मैं बिल्कुल आराम से निकाल रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि वो बच्चा जो डायमेंशन के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता है वो भी जान जाए, ठीक है। आप जिनको ये क्वेश्चंस आ रहा होगा वो वीडियो को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो हम त्वरण की बात करेंगे। तो त्वरण का जो परिभाषा, जो
डिफरेंशिएशन होता है एक्सीलरेशन का, वो क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सीलरेशन। मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब रही बात यह कि सर अगर डायमेंशन निकालना है तो वेग मतलब वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए था। सर व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का निकाल लेते हैं। जब आप वेलोसिटी का निकालने चलोगे तो वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। और वेग इस टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर सर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? तो मैं आपको बता रखा था, तो ये आया डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा डायमेंशन? तो होगा L, और टाइम का क्या होगा? T। ठीक, तो ये T जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? LT माइनस 1। तो आपका वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT माइनस 1, और यही ला करके आपको यहाँ पे रख देना था, जिससे कि आपका निकल के आ जाएगा किसका? एक्सीलरेशन का। क्या करेंगे आप यहाँ पे? वेलोसिटी का LT माइनस 1 और टाइम का T रखेंगे। तो T जब ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी एक T है और T यहाँ भी है, तो T के पावर -1 और T के पावर -1 कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि जब दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई के साथ जुड़े तो इसका पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो L तो अकेले था, लेकिन टाइम के पास दो लोग हैं, T1, और ये भी जाएगा तो T के पावर -1, तो कितना हो जाएगा? LT के पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालिए डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण की बीमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर? कि पूछ लिया कि बल मतलब फोर्स का बता दो। किसका बता दो भाई? फोर्स का। अब जैसे ही फोर्स पूछेगा, फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनेगा कि हम इसका डायमेंशन निकालें कैसे? तो उसके लिए आपको बताया था कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जिसमें आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जिसका बीमा मतलब डायमेंशन आपको पता है। तो फोर्स का फेमस फॉर्मूला जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है, वो F=m में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे m, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m मतलब मास का बीमा, द्रव्यमान की बीमा क्या होता है भाई? कैपिटल M। और एक्सीलरेशन का अभी हम निकाले थे, क्या होता है? LT माइनस 2। तो पूरा ही आपस में प्रोडक्ट में लग गया, मतलब मल्टीप्लाई के साथ आया MLT माइनस 2। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से फोर्स का निकल के आ गया। और आपको याद करना है, जिस पे मैं डबल टिक लगा रहा हूँ ना, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। अब जो नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? वर्क। अब जैसे ही आपको वर्क आएगा तो आपके माइंड में वही फिर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? तो वर्क का वो फॉर्मूला आपको लेना है जिससे हम इजीली क्या कर लें? डायमेंशन पता कर ले। ठीक है, तो अभी हमने फोर्स का याद कर लिए हैं, फोर्स का, तो हम ऐसा वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें क्या आता हो? फोर्स आता हो। तो वर्क का फेमस मतलब जहाँ से वर्क निकल के आता है, तो क्या होता है? अप्लाइंग फोर्स, और मल्टीप्लाई करते हैं इन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा फेमस फॉर्मूला होता है वर्क का। ठीक है, इसको अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम कैसे लिखेंगे इसे? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लिखें, और बल का भी हम डायमेंशन जानते हैं और विस्थापन का भी जानते हैं। बल का क्या होता है डायमेंशन भाई? पढ़े हैं अभी, पीछे देखोगे, पीछे याद करो, MLT माइनस 2, और विस्थापन तो एक दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? सेम क्वांटिटी देखते हैं, तो सेम क्वांटिटी में कौन कौन आया? L और L।
तो इनका पावर कितना है 1 और ये भी कितना है 1, दोनों किस में जुड़े हैं मल्टीप्लाई के साथ, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो डायमेंशन क्या हो गया ml स्क्वायर t-2। तो ये वर्क, इस पर भी डबल टिक लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है इसे याद करना है। तो जितना पे मैं डबल टिक लगाया, जो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हमने मूल राशियाँ बताया, चाल का वो भी याद रखना है, वेग का वो भी याद रखना है, एक्सीलरेशन जिसको हम त्वरण कहते हैं उसका भी याद रखना है, बल जिसको हम फोर्स कहते हैं वो भी याद करना है, और कार्य का भी याद रखना है। ठीक है सर एक डाउट था। हाँ बताओ भाई। 9th में हम लोग पढ़े थे वर्क का एक और फॉर्मूला होता है W = cos थीटा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया मेजर कह सकते हैं, मेजर प्रॉब्लम बच्चों के अंदर हो सकता है सर कि ये बताइए वर्क का तो फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं F/S cos थीटा जब एंगल दिया होता है, तो सर क्या इससे डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हमारा वर्क का अलग डायमेंशन आ जाएगा? चलो बात करते हैं भाई, cos थीटा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये जानते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का मतलब क्या होता है भाई, अगर ट्रेंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रेंगल की, तो इसको हम बेस कहेंगे अगर थीटा यहाँ पर गिवन होगा तो, और इसे हम क्या कहेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज आल्सो लेंथ ऑफ बिगेस्ट आर्म एंड बेस इज आल्सो लेंथ ऑफ बेस, मतलब ये भी एक साइड का भी लेंथ होता है। अगर बात करें बेस की, तो बेस ऑलरेडी एक लेंथ है तो इसका डायमेंशन L, और हाइपोटेनस ऑलरेडी एक ट्रेंगल का सबसे बड़ा लेंथ है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, उसका भी लेंथ है तो उसका भी L, और L से खेल खत्म। तो कौन आया cos थीटा का डायमेंशन क्या आ गया 1 आ गया, मतलब इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब जिस क्वांटिटी में रेशियो से जुड़ा होगा उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा 1। तो अगर आप ये भी फॉर्मूला लिखते हो F/S cos थीटा तो आपको डायमेंशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप वर्ग का दुनिया में जितना भी फॉर्मूला जानते हो उस पर अगर अप्लाई करोगे डायमेंशन यही निकल के आएगा, किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं F और S से मिल करके जो बना था ml स्क्वायर t-2, तो अभी भी हमारा डायमेंशन वही है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ cos थीटा कितना हो गया 1। ठीक है, इस तरीके से cos। तो इतना डायमेंशन और बीमा निकालने के बाद आप लोगों को करना क्या है, पहले तो आप वीडियो को आराम से देखें, और देखने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ 4 या 5। पहले तो आप उसको लगाएंगे और लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इनका डायमेंशन का, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए होंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, और वहाँ से हेल्प ले करके आप डायमेंशन निकालें, बीमा निकालें। बहुत ही ज़रूरी है डायमेंशन निकालना। एक एक बेसिक चीज़ जब हमारा क्लियर होगा तो फिजिक्स पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट था, इस पर मैं 2-4 क्वेश्चंस लगा दिए। अब आपको क्या करना है कि जो मैं क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जैसे कि आया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज गिवन बिलो, मतलब निम्न राशियों का बीमा ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला कौन आया, ऊर्जा, इसको याद भी कर लेना है निकाल करके। आवेश, इसको भी याद करना है। उसके बाद पोटेंशियल, इसको आप याद नहीं कर सकते हैं, बार बार फॉर्मूला से निकाल सकते हैं पोटेंशियल का डायमेंशन। भार या जिसे हम वजन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेट कहते हैं। और 5वां रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो ये सब 5 को आपको निकालना है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी में बहुत सारी क्वांटिटीज दी गई हैं जिसका आप डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल कर पहले आप इन सभी 5 का डायमेंशन निकाल कर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे कि मुझे मालूम चले कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे हैं और इस पर केयर कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इन 5 क्वांटिटीज़ का डायमेंशन तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक जो मैं आपको बताया, इसको फॉलो करोगे। इसमें ऑलरेडी वो सभी फॉर्मूला वाइज दिया गया है, आपको फॉर्मूला याद करके और उसका डायमेंशन निकालना है, जिससे कि आप अब दुनिया के किसी भी एग्जाम में यदि बीमा या डायमेंशन नाम का कोई भी टॉपिक आता है तो आप इजीली इससे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बाकी के जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, जो इसके रूल हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।